edu.insight के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पिछले अंक में हमने बात की थी भारत में यूरोपीय जो कंपनियां थी उनके आगमन के बारे में, और इसके अंतर्गत हमने बात की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में और उनके उद्देश्य क्या थे। अपने उद्देश्यों को यानी कि उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफिल करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ तक जो है सफल हो पाई थी। और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके पीछे मेन कॉजेज़ कौन से थे और उसका भारत में प्रभाव क्या पड़ा, कब से कब तक जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में रही थी। तो फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया था। इससे पहले यहाँ पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और डेन लोग अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर चुके थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्न के सहयोग से 1664 में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकार के संरक्षण और उसके द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर कर रही थी, इसलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की और 1669 में मसौलीपट्टनम में की थी। 1673 में फ्रैंक जो मार्टिन था उसने पौंडीचेरी की नींव रखी। बंगाल के तत्कालीन नवाब शाइस्ता जो खान था उसने 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी जहां पर 1690 से 92 के मध्य चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हो गई थी। 1693 को फ्रांसीसियों के कब्जे में डचों ने पौंडीचेरी को जो है वो छीन लिया था, और जो कि 1697 में संपन्न रिजविक समझौते के बाद ही पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिल सका। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही एवं 1739 को कारीकल का जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1742 से पूर्व फ्रांसीसियों का मूल उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, परंतु 1742 के बाद डुप्ले के जो पौंडीचेरी का गवर्नर था उसके नियुक्त होने पर राजनीतिक लाभ व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया था। डुप्ले की इस महत्वाकांक्षा ने ही फ्रांसीसियों का भारत में पतन कर दिया। और दक्षिणों में जो दक्षिण क्षेत्र था, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का टकराव किस तरह से होता है, क्या क्या वजह उसकी रहती है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जहां परिस्थितियां विदेशी दुस्साहसकारियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी, वहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी और 1748 में निज़ाम उल मुल्क जो असफ जाह की मौत के बाद उसका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहते थे। इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित हो गई थी और प्रशासन नष्ट हो गया था। उधर व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिनिधियों को तो नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में भयानक युद्ध होते रहे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस सरकार पर निर्भर कर रही थी, जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती रहती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण हो गया था और वहीं 1723 के बाद डायरेक्टर्स की नियुक्ति करती थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1740 से 1748 के मध्य में, ये जो युद्ध था, ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित होकर हुआ था, जो कि 1740 से ही प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे और भारत में भी इस विरोध का असर पड़ता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था।
तत्कालीन पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले युद्ध के पक्ष में नहीं था। उसने सीधे अंग्रेज अधिकारियों से बात की पर कोई समाधान नहीं मिल सका। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के उपरांत डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्दने के सहयोग से मद्रास का घेरा डाल दिया। 21 सितंबर 1740 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु डुप्ले अपने लक्ष्य जो फोर्ट सेंट डेविड था उसको जीत पाने में असफल रहा। इसी युद्ध में सेंट टोमे नाम का एक और युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब जिसका नाम अनवरुद्दीन था के मध्य लड़ा गया, जिसका परिणाम फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1748 में हुई एलाशपल की संधि से समाप्त हुआ था। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और संधि में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया और इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, जिसने ये नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाएं। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। और द्वितीय इस तरह से सेकंड अगर कर्नाटक वॉर की हम बात करें जो कि 1748 से 1754 तक भारत में चला था, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण हुआ था, ये भी हम मान सकते हैं। फ्रांस और ब्रिटिश कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधी गुट को समर्थन देना शुरू कर दिया था, उनको एक दूसरे के साथ भड़काना शुरू कर दिया था। इसका सीधा सा जो है मतलब यही था। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा जो साहब था ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था और हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए महायुद्ध छिड़ गया था। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वो अपने प्रशिक्षित जो सैनिक है फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया और शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिल रही थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया था। लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, जिसके बारे में फ्रांसीसी बिल्कुल अनभिज्ञ थे। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा लेने का निश्चय कर लिया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी को सेवा में एक जो कंपनी की सेवा जो थी उसमें एक क्लरिकल के रूप में वो अपनी सेवा देता था। उसने क्लर्क के रूप में अपनी सेवा वहाँ पर देता था और उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम कर लिया जा सकता है। ये प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को साथ लेकर अरकाट पर हमला किया और उसे जीत लिया। जैसे कि आशा थी, चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई। अब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ कर दी थी और 1754 में उसने अंग्रेजों की ये मांग मान ली कि भारत में डुप्ले को वापस बुला लिया जाए।
ये बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। डुप्ले को इस असफलता के बाद वापस बुला लिया गया। भारत में फ्रांसीसी प्रदेश का अगला गवर्नर गोडेहू को बनाया गया, जो 1754 में भारत पहुंचा था। भारत आकर उसने इंग्लैंड की कंपनी के साथ संधि का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप जनवरी 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई। दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत भी हो गए। कुल मिलाकर इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। दोनों कंपनियों का ये अस्थायी समझौता था 1756 में टूट गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को बंडीवाश में हुई, जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने काउंट दी लाली को हरा दिया। एक साल के अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ था। और बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध की, जो कि 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा में 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड ने प्रशा सेना में को समर्थन देना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1757 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को इस संघर्ष से निपटने के लिए भारत भेजा। दूसरी ओर बंगाल पर कब्जा कर लेने के कारण अंग्रेज आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गए थे और इसी मजबूती के कारण अंग्रेज दक्कन को जीत पाने में सफल रहे थे। लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को अपने अधिकार में ले लिया था, परंतु उसका तंजौर पर अधिकार करने का सपना अभी भी पूरा नहीं हो सका था, जिसका इसकी व्यक्तिगत एवं फ्रांस की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा। लाली ने बूसी को हैदराबाद से बुलवाया ताकि वो अपनी स्थिति को इस युद्ध में मजबूत कर सके, परंतु 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बंडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। बूसी को अंग्रेजी सेना ने कैद कर लिया। 1761 में ही फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को छीन लिया और उसके पश्चात जिंजी और माही पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बंडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध जो है वो सिद्ध हुआ। फ्रांसीसियों की समझ में ये बात पूर्ण रूप से अब आ चुकी थी कि वे कम से कम भारत में ब्रिटिश कंपनी के रहते सफल नहीं हो सकते, चाहे वो उत्तर पूर्व हो या पश्चिम या फिर दक्षिण भारत। 1763 में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ दिया और शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 तक थे वापस कर दिए। इसके पास ये क्षेत्र भारत में आज़ाद होने लगे। फ्रांसीसियों की पराजय के अनेक कारण थे, जैसे कि फ्रांसीसी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के तहत यूरोप में अपनी प्राकृतिक सीमा इटली, बेल्जियम और जर्मनी तक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। भारत के प्रति वे उतने गंभीर नहीं थे। और दूसरा अगर कारण की हम बात करें तो दोनों कंपनियों में गठन और संरक्षण की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अंतर था। फ्रांसीसी कंपनी जहां पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर करती थी, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ पर कार्य कर रही थी और उसने अपना व्यापार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। इसके पश्चात फ्रांसीसी नौसेना अंग्रेजी नौसेना की तुलना में काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हुई थी। भारत में बंगाल पर अधिकार कर अंग्रेजी कंपनी ने अपनी स्थिति को अधिक रूप से आर्थिक रूप से भी अधिक बलशाली बना दिया था, मजबूत कर लिया था। दूसरी ओर फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी से उतना लाभ कदापि नहीं हुआ जितना कि अंग्रेज़ों को बंगाल में हुआ था। डुप्ले और बूसी द्वारा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व उतना उच्च स्तर का नहीं था जितना कि क्लाइव और लॉरेंस का नेतृत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में था। डुप्ले के उत्तरदायित्व को भी यदि फ्रांसीसियों की पराजय का कारण माना जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने बहुत बार गलत निर्णय लिए। वो राजनीतिक षड्यंत्र में इतना उलझ गया कि उसे वहाँ से वापस लौटना भी काफ़ी कठिन मालूम हो रहा था और इन सब का सम्मिलित प्रभाव फ्रांसीसियों के भारतीय व्यापार पर पड़ा और धीरे धीरे फ्रांसीसियों का भारत से अंत होता गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली एकमात्र कंपनी रह गई।
तो दोस्तों edu.insight में आज बस इतना ही। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और अगर आप वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आपका कोई सुझाव है आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है मैटर करती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में, भारत का जो आधुनिक इतिहास की शुरुआत ही वहीं से होती है। और ख़ासकर जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि आधुनिक भारत की जिसको हमारे हिस्टोरियन ने जो भारत के इतिहास को बांटा है, उसमें आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद होती है। लेकिन जो जनरली हम भारत का जो नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसमें ज़रूर हम ऐड करते हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन कंपनीज़ की स्थापना कैसे हुई, कब से कब तक इन कंपनियों ने भारत में अपना रूल किया, और इनका आपस में क्या टक्कर रही, कि क्या इनके व्यापारिक जो है वो आपस में लड़ाइयाँ थी, इन विषयों पे हम बात करते हैं। तो आज बस इतना ही।